गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम फिजिक्स का स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और यूनिट 1 चैप्टर इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यूनिट 2 चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं और ये चैनल जो है यह MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप लोग कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, है ना, चैप्टर यूनिट 2 चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का पढ़ने के लिए। तो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का यह यूनिट 2 है, यूनिट 2 और यूनिट 1 इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यूनिट 2 और ये क्लास जो है वह हिंदी मीडियम का है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लास है। जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो जनरली स्टेट बोर्ड का बच्चा है, उसके लिए है हिंदी मीडियम का, ठीक है। तो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में जो हम लोग को पढ़ना है वह स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। यही है आपका यूनिट 2, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। यूनिट 2 जो है वह स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, इसको हम लोग स्थिर वैद्युत विभव और धारिता कहते हैं। यह स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 चैप्टर है। स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 है जिसमें स्थिर वैद्युत विभव और धारिता इसका नाम है ना। इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे यूनिट 1 में। यूनिट 1 में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन लिए थे, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, और उसके बाद कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, कूलॉम का नियम पढ़े थे हम लोग। कूलॉम के नियम के बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, स्थिर वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग आइडिया लिए थे, है ना। उसके बाद हम लोग जो है उसमें गॉस का प्रमेय नियम हम लोग पढ़े थे, गॉस का नियम पढ़े थे हम लोग। और इसके बाद ये चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हुए इस चैप्टर को हम लोग एंड कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आते हैं स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता में हम लोग को जो शुरू करना है, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग स्थिर वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग इसके पहले पढ़े थे और इसमें हम लोग देखे थे स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² देखे थे, है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। उसके बाद कूलॉम का नियम भी हम लोग देखे थे इसमें, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम में हम लोग देखे थे कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये हम लोग निकाले थे कूलॉम के नियम में, हम लोग ये निकाले थे कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो यह स्थिर वैद्युत क्षेत्र की स्थिर वैद्युतिकी में इसमें हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² और कूलॉम का नियम हम लोग निकाले थे F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। पीछे वाले चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर में ये इसमें चूंकि इसका उपयोग होगा तो इसको याद रखना है कि E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r², कूलॉम का नियम, और F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसको याद रखना है। इसको कूलॉम फोर्स भी कहते हैं या स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, इसको स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, इसको स्थिर वैद्युत बल के अंतर्गत आता है और कूलॉम बल भी इसको कहते हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है, ठीक है। E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं वो देखें हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं कि किसी आवेश को अनंत से किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बाह्य बल के कारण, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बाह्य बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है ना। तो हम लोग देख लिए इसमें कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बाह्य बल के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर बाह्य बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है ना। तो किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर बाह्य बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य, बाह्य बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अनंत से जब वैद्युत क्षेत्र में, जब अनंत किसी आवेश को जब हम लोग अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर बाह्य बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य, बाह्य बल के द्वारा किसी बिंदु पर लाएंगे, उसमें लाने में किया गया कार्य जो होता है वह इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर बाह्य बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो किसी आवेश को अनंत से, अगर वैद्युत क्षेत्र के बारे में पहले हम लोग ये चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर बाह्य बल के कारण, उसके पास एक बाहरी बल लगाएंगे, बाह्य बल के कारण, बाह्य बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो ये तो एक छोटा इसका ये हम लोग परिभाषा दिए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो मानते हैं कि अगर कोई ये आवेश है, इस आवेश से अगर यहाँ पर एक पॉइंट B है और यहाँ पर एक पॉइंट A है, यहाँ विस्थापन dx है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है ना, तो हम लोग देख लिए यहाँ पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तब यहाँ पर F बराबर होगा Q0 E, है ना, F बराबर Q0 E। तो हम लोग देख लिए यहाँ पर आवेश क्या है, Q0 है,
यहाँ पर आवेश Q नॉट है। तो मान लेते हैं ये आवेश का वितरण है, यह आवेश का वितरण है, यहाँ पर आवेश का वितरण है। तो आवेश का वितरण हम लोग यहाँ पर देख लिए कि आवेश का वितरण क्या है। तो आवेश का वितरण यहाँ पर Q है और यहाँ से एक बिंदु B है, फिर एक बिंदु A है। ये दोनों बिंदु A और B जो है आवेश के वितरण के विद्युत क्षेत्र में है ना। तो इसमें मानते हैं कि माना कि बिंदु A और B वैद्युत क्षेत्र में है। माना कि बिंदु A और B वैद्युत क्षेत्र में है तथा वैद्युत क्षेत्र में है। फिर माना कि E आवेश Q के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो माना कि बिंदु A और B वैद्युत क्षेत्र में है। फिर माना कि E आवेश Q के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु A पर जो है यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जो है यहाँ पर हम लोग ले लिए। अब यहाँ पर एक Q1 आवेश रखते हैं A पर एक Q नॉट आवेश रखते हैं। अब बिंदु A पर Q नॉट आवेश रखते हैं, तब जब अब बिंदु A पर Q नॉट आवेश रखते हैं तब क्या होगा। जब बिंदु A पर हम लोग Q नॉट आवेश रखेंगे तो क्या होगा। तो Q नॉट आवेश रखेंगे तब Q नॉट आवेश पर बल, Q नॉट आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की ओर लगेगा। जिस बल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Fe बराबर E की ओर लगेगा। अर्थात ये बल जो लगेगा वैद्युत, तो Q नॉट आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की ओर लगेगा। इधर एक बल लगेगा, जो बल इसको इधर ले जाने का कोशिश करेगा, जो बल जो है इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर की दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर ले जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, वो चाहेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर हम इसको ले जाएं। इस बल का मैग्नीट्यूड Fe बराबर Q नॉट E होगा। चूंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ये बल जो होगा Fe बराबर Q नॉट E होगा। अब ये बल यहाँ पर इसलिए ऐसा आया कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बाई Q, है ना। चूंकि E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है F बाई Q, तो F बराबर Q, तो ये F जो है इधर ले जाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार आवेश के वितरण की ओर, आवेश Q नॉट को लाने के लिए एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा, बाहरी बल लगाना पड़ेगा। ठीक है,
इस प्रकार आवेश के वितरण की ओर इस प्रकार आवेश के वितरण की ओर आवेश Q नॉट को लाने के लिए एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब इस आवेश को इधर ले आने के लिए एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा। चूंकि ये जो है ये इधर बल लग रहा है और ये लिखे हैं कि अब बिंदु A पर Q नॉट आवेश रखते हैं, तब Q नॉट आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की ओर लगेगा। तो ये बल इधर लग रहा है, ये एक बल लग रहा है, ये बल किधर लग रहा है, तो इसकी दिशा इधर है, लेकिन लाना इधर है। तो इधर लाने के लिए एक हमको बाहरी बल लगाना पड़ेगा। इस प्रकार आवेश के वितरण की ओर आवेश Q नॉट को लाने के लिए एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा। एक बाहरी बल लगाएंगे जिसके कारण इसको हम आवेश के वितरण की ओर ले आएंगे। माना कि बाहरी बल F एक्सटर्नल इसको मानते हैं, F एक्सटर्नल अगर मानते हैं तब F एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा कितना, तो F एक्सटर्नल माइनस Q नॉट E हो जाएगा। तब F एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा माइनस Q नॉट E। चूंकि इसके विपरीत ले जा रहे हैं इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह से सूचित करेंगे। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह सूचित करता है कि F एक्सटर्नल बल सूचित करता है कि F एक्सटर्नल बल Fe के विपरीत लगता है। ये सूचित करता है कि बल Fe के क्या लगता है, विपरीत लगता है। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह सूचित करता है कि बल F एक्सटर्नल बल Fe के विपरीत लगता है। बल F एक्सटर्नल जो है वो बल Fe के क्या लगता है, विपरीत लगता है। इसके जस्ट विपरीत लग रहा है, तब जब विपरीत लग रहा है तो ये हम लोग देख लिए। फिर लिखेंगे अब विस्थापन बिंदु A से बिंदु B पर बिंदु B पर विस्थापन dx के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य हो जाएगा आपको F WAB बराबर A to B F एक्सटर्नल इंटू dx। ये किया गया कार्य यही होगा, A से B F एक्सटर्नल, चूंकि ये कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है बल इंटू विस्थापन। तो किया गया कार्य WAB बराबर होगा F एक्सटर्नल इंटू dx होगा। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग इसको। नोट कर लिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर जब कोई चार्ज रखते हैं तो इस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा में एक बल लगता है जो इस चार्ज को इधर ले जाने की कोशिश करता है, आवेश को इधर ले जाने की कोशिश करता है Q नॉट को। लेकिन हमको लाना है आवेश के वितरण की ओर, तो आवेश के वितरण की ओर लाने के लिए एक बाहरी बल इस पर लगाना पड़ता है, जिस बाहरी बल के कारण आवेश के वितरण की ओर लाया जाता है।
तो यह बाहरी बल जो लगेगा वह माइनस क्यू नॉट ई होगा। चूंकि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह सूचित करता है कि बल एफ ही के यह विपरीत लग रहा है, इसलिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दिया गया। इसलिए यहाँ क्या दिया गया? ऋणात्मक चिन्ह दिया गया। तो एफ एक्सटर्नल बराबर क्यू नॉट ई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लिए कि हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तब लिखे हैं हम लोग, अब बिंदु ए से बिंदु बी पर विस्थापन dx है। बिंदु ए से बिंदु बी पर विस्थापन dx के लिए विस्थापन, बिंदु ए से बिंदु बी पर विस्थापन dx के लिए किया गया कार्य हम लोग ये निकाल लिए। विस्थापन dx के लिए किया गया कार्य हम लोग निकाल लिए। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग लिखिएगा। तो इसको हम लोग मिटा दिए। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डब्ल्यू ए बी बराबर, अब एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना था तो पुट कर दीजिए इसमें। तो ए बी माइनस क्यू नॉट ई था इंटू डी एक्स। तो डब्ल्यू ए बी बराबर हो जाएगा आपको माइनस क्यू नॉट ए टू बी इंटू डी एक्स। ये हम लोग लिख लिए। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब ये आ गया इतना क्यू नॉट ए टू बी ई इंटू डी एक्स, क्यू नॉट ए टू बी ई इंटू डी एक्स। अब यह जो है यह कार्य जो है वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब यह कार्य जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तब हम लोग लिख सकते हैं कि डब्ल्यू ए बी बराबर यू बी माइनस यू ए, है ना, यू बी माइनस यू ए। डब्ल्यू ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? यू बी माइनस यू ए। अब यह यू बी माइनस यू ए जो है यह क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर है। यह है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या है? अंतर है। डब्ल्यू ए बी है यू बी माइनस यू ए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या है? यह अंतर है। यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर है। ठीक है, तो अंतर इसमें निकाले हैं दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर है। तो ये बराबर हो जाएगा आपको माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई इंटू डी एक्स, माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई इंटू डी एक्स। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर है, अर्थात यू ए है बिंदु ए पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और यू बी है बिंदु बी पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो बिंदु ए पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यूए है और बिंदु बी पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? यूबी है। तो यहाँ जो वर्क डन जो हुआ, अब यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, तो माइनस क्यू नॉट ए टू बी इंटू डी एक्स आया। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर है, अर्थात यू ए बिंदु ए पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है और यू बी जो है बिंदु बी पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, अब अगर बिंदु ए अनंत पर होगा, जब बिंदु ए कहाँ होगा? अनंत पर होगा। अब अगर बिंदु ए कहाँ होगा? अनंत पर होगा। जब बिंदु ए कहाँ होगा? अनंत पर होगा। इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में W इन्फिनिटी बी बराबर हो जाएगा यू बी
ub माइनस u इन्फिनिटी माइनस q नॉट a टू बी e इन्फिनिटी टू बी e इंटू dx, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू ई इंटू डी एक्स होगा, इन्फिनिटी से b के बी यू बी इन्फिनिटी। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं w इन्फिनिटी बी बराबर यू बी बराबर माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी बी ई इंटू डी एक्स। ये आ गया हमको कि w इन्फिनिटी टू बी इजकल टू यू बी बराबर माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी ई इंटू डी एक्स, है ना। अर्थात ये हम लोग को एक एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर एक्सप्रेशन आया कि इन्फिनिटी पर जब होगा तो आएगा w इन्फिनिटी b बराबर आ जाएगा भी यू बी इजकल टू माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी ई इंटू डी एक्स, इन्फिनिटी टू बी ई इंटू डी एक्स, ठीक है। इंटू डी एक्स आ गया, तो ये इन्फिनिटी के लिए आया जब इन्फिनिटी पर पॉइंट होगा। अर्थात जब हम लोग इन्फिनिटी पर जाएंगे तो क्यू नॉट और क्यू के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, मतलब इसके बीच बल काम नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा, जब इसके बीच कोई भी बल काम नहीं करेगा तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात यू इन्फिनिटी का वैल्यू जो हो जाएगा वह जीरो हो जाएगा, है ना। यू इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, चूंकि यहाँ यू इन्फिनिटी का वैल्यू है जीरो, यू इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। चूंकि जब इन्फिनिटी पर जाएंगे तो Q और Q नॉट के बीच बल काम नहीं करेगा, Q और Q नॉट के बीच बल काम नहीं करेगा, चूंकि अनंत पर Q और Q नॉट के बीच बल काम नहीं करेगा, बल नहीं लगेगा। तो इसलिए इन्फिनिटी पर जाएंगे तो इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यू इन्फिनिटी टू बी जो वर्क डन होगा वह यू बी बराबर माइनस क्यू नॉट और इन्फिनिटी टू बी ई इंटू डी एक्स के रूप में यह आएगा, जो इसको हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर उस समय वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी ई इंटू डी एक्स होगा, इन्फिनिटी टू बी ई इंटू डी एक्स होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान पॉइंट बी पर, जब ए इन्फिनिटी पर होगा। ए कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा। चूंकि अनंत पर Q और Q नॉट के बीच बल नहीं लगेगा, कोई भी बल नहीं लगेगा, जिसके कारण यहाँ पर U इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब बल ही नहीं लगेगा तो U इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चूंकि बल ही नहीं लगेगा तो वर्क डन नहीं होगा, जब बल नहीं लगेगा तो वर्क डन नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। तो कार्य नहीं होगा तो स्थितिज ऊर्जा संचित नहीं होगा। तो इसके कारण जब इन्फिनिटी पर हम लोग जाएंगे तो इन्फिनिटी पर अगर बिंदु ए होगा तो इन्फिनिटी पर जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा एक्सप्रेशन आया कि W ये यू बी बराबर माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी ई इंटू डी एक्स। तो ये था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन हम लोग देख लिए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे अपने समय से और इसी समय में फिर दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, ठीक, ओके।